बैक्टीरिया शब्द से आप अनजान तो नहीं हैं और बैक्टीरिया के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी हैं। आपने कभी आर्की बैक्टीरिया पढ़ा है मुझसे, ठीक? और आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में जो शब्द है यू, इसमें ई साइलेंट है, इसको यू नहीं बोलेंगे, यू बोलेंगे। और यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू मतलब सच्चा, ठीक है? ट्रू मतलब सच्चा, है ना? सच्चा, ठीक है? तो सच्चा बैक्टीरिया है ये किस बेसिस पर? अगर ये सवाल आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया तो आपका जवाब क्या होगा, बताइए। अगर एग्जामिनर ने पूछा कि आप यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हो, क्यों बोलते हो, तो आपका जवाब होगा क्योंकि ये रिजिड सेल वॉल पोजेस करता है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसकी जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो केवल 70S का राइबोसोम होती हैं। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता। क्लियर? तो ट्रू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया के नाम से याद रखने में तकल्लुफ नहीं होगा आपको, ऐसा मुझको लगता है, ठीक? तो हमको पहला पॉइंट समझ में आ गया कि नाम क्यों यही है इसका, सिर्फ बैक्टीरिया में क्या बुराई थी। तो यू शब्द क्यों जोड़ा? यू मतलब ट्रू, एंड ट्रू मीन्स सच्चा। क्लियर होगी? एक पॉइंट जो यहां आपको दिखाई दे रहा है वो कहता है कि ट्रू बैक्टीरिया इसलिए है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ना इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसके पास गोल्जी अपरेटस है, ना इसके पास लाइसोसोम है, ना इसके पास लाइसोजाइम है, ना इसके पास प्लास्टिड्स हैं। इसके पास एक यूकैरियोटिक सेल के जितने सेल ऑर्गेनेल नहीं है, और सेल ऑर्गेनेल के नाम इसके पास सिर्फ राइबोसोम है, वो भी 70S का। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्लियर? बैक्टीरियल सेल में आपको नजर आता है प्लास्टिड। ऐसा अगर स्टेटमेंट बन के आ गया तो आप जवाब दे दोगे हाँ या ना? ना। बैक्टीरिया के पास प्लास्टिड नहीं होता, तो फिर क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। तो प्लास्टिड को प्लाज्मिड से रिलेट करने की गलती मत करना। बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, प्लास्टिड नहीं। जिस बैक्टीरिया के पास एबिलिटी है फोटोसिंथेसिस करने की, उसके पास क्लोरोफिल ए नाम की पिगमेंट होगी, और उस क्लोरोफिल ए की मदद से वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। लेकिन प्लास्टिड एब्सेंट होंगे, प्लास्टिड्स एब्सेंट होंगे। प्लास्टिड्स की मौजूदगी प्लांट्स में दर्ज की जाती है, प्लास्टिड्स की मौजूदगी प्लांट सेल में दर्ज की जाती है, बैक्टीरियल सेल में नहीं। क्लियर होगी बात? पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट, ठीक है? क्लोरोफिल की मौजूदगी किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिल सकती है जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं से तैयार करता हो, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे उर्फ साइनोबैक्टीरिया। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास प्लांट्स की तरह चीफ पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, और उस क्लोरोफिल ए की मदद से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। क्लियर? तो क्या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने का हक, अधिकार, पावर केवल प्लांट्स को ही दिया गया है? नहीं। फोटोसिंथेसिस करने का हक हर उस ऑर्गेनिज्म को प्राप्त है जिसके पास क्लोरोफिल ए नामक चीफ पिगमेंट है, ठीक है? जिसके पास क्लोरोफिल ए है उसके पास राइट है, उसके पास अधिकार है फोटोसिंथेसिस करने का। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, 4 क्लोरोफिल पिगमेंट हैं। ए उनमें सबसे चीफ पिगमेंट है, बी सी डी एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करती हैं। क्लियर? पहचान रिजिड सेल वॉल, यहां पे RCW का मतलब रिजिड सेल वॉल है, ठीक है ना? RC का मतलब हर जगह रिया चक्रवर्ती नहीं होता,
आरसी का मतलब यहाँ पे क्या है? रिजिड सेल वॉल। रिया चक्रवर्ती को आप जानते होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पोजेस सेल एनवलप विच इज 3 लेयर्ड, ठीक है, पोजेस सेल एनवलप विच इज 3 लेयर्ड, ठीक है। बैक्टीरियल सेल पर आपको 3 लेयर्स नजर आएंगी और वो 3 लेयर्स मिलकर सेल एनवलप तैयार करती हैं। एनवलप में आप क्या रखते हो? कुछ ज़रूरी कागजात, कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट। अगर आपको यहाँ से कहीं भेजना हो, पहले जब नीट के फॉर्म भरते थे तो ऑफलाइन ज़माना था, ऑनलाइन नहीं था, तो पहले फॉर्म खरीदते थे लोग CPMT का, है ना, बैंक में भी मिलते थे फॉर्म, AFMC का फॉर्म बैंक में मिलता था। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC का जो फॉर्म वो सेपरेट परीक्षा कराते थे, है ना। CPMT अपना सेपरेट परीक्षा कराता था। MPPMT व्यापम फर्जीवाड़ी अपने अलग परीक्षा कराते थे। तो सब अपना अलग अलग कर, एम्स अपना अलग कराता था, जिपमर अपना अलग कराता था। जिपमर मतलब जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ठीक है। तो सब अपना अलग अलग कराते थे। तो फिर जो है दिमाग में किसी की बात आई कि यार एक साथ भी तो करा सकते हैं, बार बार क्यों बच्चे का पैसा खराब करो, है ना। तो बात आने में बहुत टाइम लग गया उनके दिमाग में, ठीक है। तो मेरा जो कहने का मतलब है आपसे कि वो फॉर्म जब बच्चा भरता था अलग अलग, है ना, तो उसमें क्या होता था कि आपको फॉर्म भर के जो है CBSE के पास भेजना होता था, है ना, CBSE को फॉर्म भेजना होता था भर के, ठीक है। तो उसके लिए आप एक लिफाफा खरीदते थे पीले रंग का, A4 साइज का, 10 रुपये का आता था, अभी 12 का आने लगा होगा। तो जो है वो लिफाफा पीले रंग का रहता है, अभी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप काउंसलिंग वाउंसलिंग अटेंड करोगे ना, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लिफाफा है, तो लिफाफे से आपके डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड हो जाते हैं जिस तरह, उसी तरह सेल एनवलप से एक बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन मिल जाती है। सबसे बाहर आपको नजर आती है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, जो लूज शीट के फॉर्म में अगर है तो आप उसे स्लाइम लेयर कहोगे, और अगर वो हार्ड है, टफ है, तो आप उसे कैप्सूल कहोगे। तो एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट इन द सेल एनवलप। तो आपका जवाब होगा ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट अबव या ऑन, ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि सेल एनवलप में अगर हमें अंदर से बाहर आना है तो कौन से 3 सीक्वेंस फॉलो होंगे? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स टफ है तो कैप्सूल बोल दिया, और बहुत ही लूज है तो स्लाइम लेयर बोल दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, स्लाइम लेयर बोल दिया। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से सेपरेट रखता है। एक बैरियर का काम जो करे वो मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर के मटेरियल को सेल के बाहर के दुनिया से जुदा रखने का काम, अलग रखने का काम, सेपरेट रखने का काम जो करेगा वो सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन इज द प्राइमरी बैरियर। तेज कर दिया, बंद कर दो, गर्मी लग रही, गर्माहट का एहसास हो रहा है, नींद आ रही है, अभी और अच्छी आएगी, ठीक है। तो 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 कहने का मेरा आपसे ये मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करके बताओ, तो आप कहना सेल मेम्ब्रेन लिपिड और फॉस्फेट का बना हुआ एक ऐसा बैरियर है जो सेल के अंदरूनी वातावरण को, इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, जुदा करता है, अलग रखता है। और ये मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है कि कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा सेल के, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर रहेगा। क्लियर। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल का होना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर
सेल वॉल का होना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल का होना सेल का नेचर और सेल का टाइप डिसाइड करता है। प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इज कॉमन टू ऑल। कुछ चेंजेस हो सकते हैं मेम्ब्रेन में जो उसे हार्श कंडीशन में रहने के लायक बनाते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में कुछ खास था। क्या खास था? कौन सी चेन थी उसके पास लिपिड्स की? लिपिड्स के क्या था बताओ? मेम्ब्रेन में ऐसा क्या खास था? लिपिड्स थे, ब्रांच लिपिड चेन थे, क्या थे? ब्रांच लिपिड चेन थे। तो वॉल में क्या था फिर? पॉलीपेप्टाइड्स थे। आर्की बैक्टीरिया को हार्श कंडीशन में जीवित रखने के लिए कौन हेल्प करता है, ऐसा सवाल एग्जाम में आ चुका है। तो सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ चेंजेस दिखते हैं, सेल वॉल में भी कुछ चेंजेस दिखते हैं। क्लियर है ना? अगर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों लिखा है और बोथ लिखा है तो आंसर बोथ होगा। अगर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप सेल मेम्ब्रेन को चुनना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है? और सेल मेम्ब्रेन ना दिया रहे तो सेल वॉल चुना जाएगा आपके द्वारा। ऐसा मुझे लगता है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में से ज़्यादा प्रायोरिटी सेल मेम्ब्रेन को देनी है। क्लियर? अच्छा, तो सेल वॉल के भीतर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसके एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही प्यार से ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। एल्गे आते हैं प्लांट्स में, किंगडम प्लांटे का हिस्सा है एल्गे, है ना? आप क्लोरोफाइसी पढ़ते हो, फियोफाइसी पढ़ते हो, रोडोफाइसी पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि एल्गे आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए पढ़ते हो। ठीक है? तो एल्गे तो प्लांट्स होते हैं। एल्गे की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकता है एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को दुनिया वाले साइनोबैक्टीरिया बोलता है। ठीक है? तो एल्गे की तरह फोटोसिंथेसिस करने के बेसिस पर आप साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे का दर्जा दे रहे हो। क्लियर? तो क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती होंगी उसके पास? बिल्कुल होती होंगी। ठीक है? हाँ, सर ऊपर रहते हैं, मतलब ये साइनोबैक्टीरिया की जो ग्रीन एल्गी रहती है वो क्या अपना अंदर वाटर में रहते हैं? ऊपर रहते हैं, ऊपर तली पर। नीचे भी रहते हैं लेकिन फ्लोट करके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है? जहां भी पॉल्यूटेड एरिया होता है, जहां भी वाटर पॉल्यूटेड होता है, वहां पर इस तरह के साइनोबैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए ये पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ब्लूम्स, ब्लूम्स का मतलब होता है पानी पर एक हरी परत का चढ़ जाना, इसे वाटर ब्लूम कहते हैं। ठीक है? पानी पर कई जैसा स्ट्रक्चर जम जाना, इसे वाटर ब्लूम कहते हैं। तो वाटर ब्लूम जो है वो ग्रीन कलर का वाटर का सरफेस आपको नजर आने लगेगा, ऐसा आप बोलोगे। ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी नॉस्टॉक, ऑप्शन सी एनाबीना। तो जवाब क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया जवाब हो जाएगा। ठीक है? ये वाटर ब्लूम फॉर्म करते हैं, सबसे ज़्यादा यही सवाल आया है। ठीक है? अगर साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। ठीक है? यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया देखने मिलते हैं फ्रेश वाटर में, यानी नदी के बहते हुए पानी में जो लगातार बह रहा है। कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलते हैं मैरीन वाटर में, क्योंकि यहाँ पर पानी ठहरा हुआ है। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलते हैं टेरेस्ट्रियल रीजन में, जहाँ पर पानी नहीं है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर सूखा नहीं है बहुत ज़्यादा। लैंड को बताने के लिए हम टेरेस्ट्रियल वर्ड का प्रयोग करते हैं, लैंड को, ज़मीन को। ठीक है ना? ज़मीन के एक टुकड़े को समझाने के लिए हम टेरेस्ट्रियल वर्ड का प्रयोग करते हैं, टेरेस्ट्रियल। ठीक? तो इसके बाद आपसे किसी ने पूछ लिया कि हिट्रोसिस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप कह देना हिट्रोसिस्ट किसी भी यू बैक्टीरिया में मौजूद एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो जिम्मेदार होता है नाइट्रोजन
फिक्सेशन का, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि हेटेरोसिस्ट किस चीज में हेल्प करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सर नाइट्रोजन फिक्सेशन किस बला का नाम है? हमने ये सुना है कि मंगनी फिक्स हो गई, हमने ये सुना है कि हमारी जो है शादी फिक्स हो गई, हमने ये सुना है कि हमारे जो है एडमिशन की बात फिक्स हो गई, ठीक है। लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? फिक्सेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टेबल फॉर्म में चेंज करना, किसी भी चीज को पहले से ज्यादा स्थिर रूप में बदलना इज कॉल्ड फिक्सेशन, ठीक है। फिक्सेशन है ना, पहले आपकी जिंदगी में भटकाव था, ठीक है। फिर जो है सुनने में आया कि आपके पिताजी जो है वो शादी फिक्स करके आ गए अपने दोस्त के बेटी के साथ, लड़कों के लिए, और दोस्त के बेटे के साथ लड़कियों के लिए, ठीक है। ऐसा पुरानी फिल्म देखा है आपने, है ना, ठीक है। तो जो है वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, है ना। तो अब हीरोइन क्या बोलेगी? पापा इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता, ठीक है। फिर पापा, बेटी तो इतनी बड़ी नहीं हुई कि हमारे फैसले को चुनौती दे सके, हमारे फैसले ही इस घर की परंपरा निर्धारित करते हैं, है ना। ऐसा ऐसे बोलता है वो बाप पुरानी फिल्मों का, ठीक है। तो फिर आखिर में हार उसी की होती है, वो बोलते जा बेटा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है, अच्छा उसमें सिमरन रहती है, अपनी तो मैम ही गायब हो गई, ठीक है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो जो है इतना बल्ले पड़ गया आपको। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि अब अगर शादी वादी फिक्स हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि आदमी जो है फिर इधर उधर नहीं भटकता है ज़्यादा, लेकिन फिर अगर आदमी टैलेंटेड है तो उसका अपना टैलेंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्टेबल फॉर्म में चेंज कर देते हो, स्थिर रूप में परिवर्तित कर देते हो, और वो स्थिर रूप एमोनिया है। क्या है? एमोनिया। तो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू एमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिशन नाम का एक चैप्टर होता है जो अब शायद कट गया है फिलहाल वाली एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी बोलती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू एमोनिया, ठीक है। एमोनिया वो स्टेबल फॉर्म है जिसको एनसीईआरटी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सही मानती है, ठीक है। और ये एमोनिया जो होता है आगे चलकर नाइट्राइट में चेंज होता है, नाइट्रेट में चेंज होता है, और इसी प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। NO2 नेगेटिव इज नाइट्राइट, NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेट, ठीक है। इतना आपने पढ़ा होगा। प्लांट एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, प्लांट को नाइट्रोजन एक स्टेबल फॉर्म में चाहिए, क्लियर। प्लांट को नाइट्रोजन एक स्टेबल फॉर्म में चाहिए, एक स्थिर रूप में चाहिए। जैसे एक दूल्हा शादी वाले दिन, उसकी बारात वाले दिन, एक दुल्हन को उसी गेटअप में देखना चाहता है जिस गेटअप में उसने पहली बार देखा था, नहीं, अब वो उसे दुल्हन के रूप में देखना चाहता है, ठीक है। दूल्हा यहाँ पे घोड़ी से उतरा है, शेरवानी पहन के खड़ा है, उसने उसने सेहरा भी बांधा हुआ है, और उसकी कलगी थोड़ी टेढ़ी हो गई तो उसकी भाभी आगे सीधा कर देगी, क्योंकि जो है, ठीक है, भाभी या दीदी जो भी उसकी बहन वहन होगी वो आगे कलगी टेढ़ी हो गई बारात से, वो मामा जी उतार रहे थे, तो मामा जी तो खुद अपने आप को नहीं संभाल पाते, तो लड़की का मामा उतार रहा था या फूफा उतार रहा था, तो वो लड़का थोड़ा हैवी है तो वो खुद आड़े टेढ़े हो गए, तो दूल्हे की सेहरा गिर गया था नीचे। तो जैसे जैसे जो है वहाँ से कुछ औरतें ग्रुप बना, अपशगुन हो गया, वहाँ से कुछ औरतें ग्रुप बना के बोल रही हैं अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया। ऐसे मनी मन कुछ बोल रही हैं, ठीक है। तो जो है, तो लड़का जो है वो आराम से ऐसे ऐसे रुपट्टा करके ऐसे ऐसे तलवार और ऐसे खड़ा है जैसे राजकुमार आया कहीं का, ठीक है ना। और जो है दुल्हन आ रही है, तो दुल्हन एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, दूल्हा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किस रूप में दूल्हा
उस लड़की को एक्सेप्ट करेगा। किस रूप में एक्सेप्ट करे? दुल्हन वाले गेटअप में एक्सपेक्ट करेगा कि लहंगी कुर्ता पहन के आ जाएगी दुल्हन तो उसमें एक्सपेक्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा? दुल्हन वाले रूप में, है ना, सज धज के आएगी और जो है चार उसके जो भाई हैं वो उसके ऊपर ऐसे लाल रंग की चुन्नी रहेगी उसके ऊपर, ठीक, बैकग्राउंड चार रहते हैं ना, है ना, चारों पीछे उसकी सहेलियां रहेंगी, शर्माती हुई आ रही होंगी पीछे अपना लहंगा संभालते हुए, बार बार नीचे देखेंगे कि फंस के गिर ना जाए, ठीक है ना। बैकग्राउंड में कौन सा गाना बजता है? एक गाना बजता है ना, नहीं वो नहीं बजता, वो बारात में बजता है, ठीक है। लड़कियों की जब एंट्री होती है अलग गाना बजता है, वो खुद ही पहले डिसाइड कर देती सारा, कब कौन सी थीम रहेगी, कब कौन सा गाना बजेगा, सब उनका पहले डिसाइड होता है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, उसमें वो डांस करते हुए आती है ना, ऐसा। आजकल बाइक से भी आ रही हैं, बुलेट से आ रही हैं, बड़ी अलग अलग ही आजकल फैशन चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो चलो, तो जिस तरह एक दुल्हा लड़की जिससे वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है उसे किस रूप में एक्सेप्ट कर रहा है शादी वाले दिन? दुल्हन के रूप में, ठीक है। तो उसी तरह एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को प्लांट किस रूप में अवशोषित करना चाहता है? फिक्स्ड फॉर्म में, और वो फिक्स्ड फॉर्म एमोनिया है, वो फिक्स्ड फॉर्म नाइट्रेट है, वो फिक्स्ड फॉर्म नाइट्राइट है। लेकिन एनसीईआरटी ने एक जगह क्लियरली लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू एमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर? समझ गए? अच्छा, तो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन क्लियर हो गया। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से जो प्लांट ने एब्जॉर्ब करी है मिट्टी के द्वारा, रूट्स के द्वारा, है ना, वो नाइट्रोजन इस रूप में तो नहीं थी, उसे इस रूप में तब्दील करने के लिए, एमोनिया में चेंज करने के लिए किसने हेल्प करी होगी? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने हेल्प करी होगी। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म which help to fix the nitrogen, which help to convert the atmospheric nitrogen into ammonia। समझ में आ गई बात? ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कोई डाउट है यहां तक? अब आ जाओ आप इस पॉइंट पर, है ना, हमने साइनोबैक्टीरिया को समझा, अब हम समझ रहे हैं कीमोसिंथेसिस। क्या एक यू बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होने के साथ साथ कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है? देखो, दो कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना भोजन स्वयं से निर्मित करने वाला, ऑटो मतलब स्वयं, है ना, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन खुद से ऑब्टेन करे वो ऑटोट्रॉफिक, जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे से ऑब्टेन करे वो हिट्रोट्रॉफिक, HETEROTROPHIC, हिट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप्स आते हैं, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सनलाइट का इस्तेमाल करके, सनलाइट का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं से तैयार कर रहा हो तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहलाएगा। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म केमिकल्स की मदद से, केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके अपना भोजन बना रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रेट, एमोनिया या नाइट्राइट, कोई बैक्टीरिया इन तीन चीजों को ऑक्सीडाइज करके एटीपी बना रहा है और उस एटीपी में से कुछ एनर्जी अपने खुद के लिए रख रहा है, तो ये कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। बात समझ में आई? तो आपसे किसी ने पूछा कि कीमोसिंथेसिस में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? किसी नाइट्रेट, किसी नाइट्राइट, किसी एमोनिया को देखकर बैक्टीरिया के मुंह से क्या निकलेगा? बताओ। तू है तो फिर मुझे और क्या चाहिए? समझ गए? तो अगर बैक्टीरिया के इर्द गिर्द उसे नाइट्रेट, नाइट्राइट या एमोनिया मिल जाए तो उसके मुंह से यही निकलेगा, तू है तो फिर मुझे और क्या चाहिए? ठीक है, क्योंकि इन्हें पाकर वो
इन्हें ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करके एनर्जी में चेंज कर देगा, जिससे बैक्टीरिया की जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया की जिंदगी की गाड़ी आगे चल जाएगी। आया या नहीं आया? आ गया। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल्स की मदद से अपना फूड तैयार करते हैं वो कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इन बातों को हम भुला देंगे क्या? ओके, वो तो रिजल्ट में पता चलेगा। ठीक है ना? ये समझ में आ गया? ये क्लियर हो गई कहानी? देखो एमोनिया, ये तो पता है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, है ना? नाइट राइट को चाहो तो ऐसे याद करो, नाइट राइड, राइड, नाइट में राइड दो दोस्त मिलके कर सकते हैं, नाइट राइड, है ना? नाइट राइड ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, आजकल क्रेज चल रहा है थोड़ी सी बड़ी गाड़ी देने का, टू व्हीलर। जितने में फोर व्हीलर सेकेंड हैंड आ जाएगी उतने में आज टू व्हीलर दी जा रही। KTM हो गई आपकी, ड्यूक हो गई आपकी, है ना, और बुलेट हो गई आपकी, है ना। लड़का कुछ छुआरे जैसा है लेकिन बुलेट चला रहा है, ठीक है ना, और आवाज भी कर रहा है, फुट 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 ऐसे आवाज निकाल रहा है, बहुत देर तक फटाका फूटता है वो कॉलोनी में आके। वो असल में बताना चाह रहा है कि मैं आ गया हूँ, वो एक इंडिकेटर भी होता है ऐसा, तो पता चल जाता है कि वो आ गया। वो गाना ना, देखो वो आ गया, है ना, है ना। तो समझ गए बात को? ठीक है, तो ये ऐसा है। अब बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, इतना बल्ले पड़ गया सबको, कीमोसिंथेसिस समझ में आ गया। तो यू बैक्टीरिया के पास शक्ति है, यू बैक्टीरिया के पास शक्ति है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करने की, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करने की, क्योंकि हर बैक्टीरिया अपना भोजन खुद से ही बना सकता है, ऐसा सही हर जगह नहीं है। देयर आर few bacteria which have the ability to perform photosynthesis, but majority of bacteria are heterotrophic. They depends on other for the formation of food. Clear? Mycoplasma. Mycoplasma के बारे में आप याद करोगे कि ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा एक यू बैक्टीरिया है ना, माइकोप्लाज्मा एक यू बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है और ऑक्सीजन के बिना ये सरवाइव कर लेता है। अगर ऑक्सीजन नहीं भी होगी एटमॉस्फेयर में तो ये सरवाइव कर लेगा, सरवाइव कर लेगा। ऑक्सीजन में भी सर्वाइव करेगा? ऑक्सीजन में तो सरवाइव करेगा ही करेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी रही, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी रही, विदाउट ऑक्सीजन अगर कंडीशंस आई तो भी वो सरवाइव कर लेगा, मरेगा नहीं। अब दिमाग में आता है, क्या ये फैकल्टेटिव एरोबिक है? क्या ये फैकल्टेटिव एरोबिक है? अगर ये फैकल्टेटिव एरोबिक है तो ये प्राइमरीली क्या होगा? एनएरोबिक। लेकिन ये एनएरोबिक है, इस बात की पुष्टि एनसीईआरटी नहीं करती। एनसीईआरटी सिर्फ इतना कहती है कि ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, विच इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन इसमें यह कहीं नहीं बोला गया कि ये प्राइमरीली एनएरोबिक है। क्लियर होगी बात? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना ये सर्वाइव कर सकता है। लेकिन हर जगह ऐसे स्टेटमेंट सुनकर अपन को फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट लेकर नहीं आना है। हो सकता है ये ऑब्लिगेट हो, है ना, लेकिन ऑब्लिगेट वर्ड अपन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्लिगेट का मतलब अपन ने सीखा है टोटली डिपेंडेंट, और ये टोटली डिपेंडेंट नहीं है ना ऑक्सीजन पर, ये तो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर पा रहा है। लेकिन इसको एनारोबिक भी नहीं बोला एनसीईआरटी ने, तो अपन ये मान के चलेंगे, बस एक ही स्टेटमेंट मान के चलेंगे कि इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर? अच्छा, याद करवाया था मैंने आपको पहले ही, मायको से मायका, मायके में रहने वाली जो स्त्री है वो मायके में इसलिए है क्योंकि उसको ससुराल पसंद नहीं है, तो मायके वाली कहलाएगी कि ससुराल वाली कहलाएगी? मायके वाली, है ना। कोई महिला आपके आसपास, घर के आसपास पिछले 10 सालों से अपने मायके में है, ठीक है, और मायके में ही बस घर का काम कर देती है और जो है खाना पीना मिल जाता है उसको दो तीन वक्त का, ठीक है। तो ऐसे में जो है मायके में रह रही है वो पिछले 10 साल से, ठीक है, तो मायके वाली कहलाएगी या ससुराल वाली कहलाएगी? मायके वाली। तो मायके में रह रही है तो
ससुराल उसका नहीं होगा, तभी तो मायके में रह रही है। तो सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज ससुराल सेल वॉल, है ना। ससुराल सेल वॉल नहीं है उसके पास, ससुराल नहीं है तभी तो मायके में रह रही है ना। और पति का नाम है ऑक्सीजन, है ना, और ऑक्सीजन के बिना रह रही है वो यहाँ पे, ऑक्सीजन के बिना रह रही है, तो पति ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर देती है वो। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे इसके अलावा अब बात कर लो रिप्रोडक्शन की, ठीक है। और एक और चीज, मायके में रह रही है, ठीक है, तो सच बोलेगी या झूठ बोलेगी? मायके में लड़कियां सच बोलती हैं या झूठ बोलती हैं? देखो, झूठ बोलने की ससुराल है, तो मायके में वो मेनली सच बोलेगी, उसके खुद के माँ बाप हैं, क्या झूठ बोलेगी, है ना। जिंदगी का एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब आप सच बोलना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, ऐसा, तो फिर आप सच्चाई के मार्ग पर ही चलते हो। लेकिन एक सच बताकर 10 एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा है कि एक झूठ बोल के मामला रफा दफा करो, ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, वेरी गुड। पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। लंग्स का कोई इन्फेक्शन है और उसके ऑर्गेनिज्म की तरह इसकी मॉर्फोलॉजी है, इसलिए इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक। निमोनिया वैसे भी आप समझते हो। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड करता है। बाइनरी फिशन का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर का दो बराबर भाग में बंट जाना। पहले होगा इसमें डीएनए का डिवीजन, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस ही नहीं है, तो कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा। डिवीजन होगा डीएनए का, रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, रेप्लिकेशन होगा प्लाज्मिड का, देन उसके बाद जो है वो दो नए सेल बैक्टीरियल सेल बन जाएंगे। आया। इसके अलावा ये तो हो गया बाइनरी फिशन। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना, तो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन सेक्सुअल भी फॉर्म होते हैं, एसेक्सुअल भी फॉर्म होते हैं। स्पोर्स का जो फॉर्मेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए भी होता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इसके एग्जैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसडक्शन की, कॉन्जुगेशन की। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है कि आप किसी भी दो चीजों को, दो सेल को आपस में फ्यूज कर रहे हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं, लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम देखते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड fertilization. Male sex gamete fuses with female sex gamete to form a single cell zygote. This zygote later develop into embryo. Embryo in human beings and there are higher animals will later develop into fetus, and fetus will release outside the body and गुजाइंग किलकारी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। हैप्पीनेस स्प्रेड, ठीक, खुशियां बिखर गई, ठीक है ना। तो पल्ले पड़ गई मेरी बात। तो मैं आपसे कहना ये चाहता था कि अगर दो डिफरेंट चीजें आपस में मिलें तो मैं इसे कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन की नजर से देख सकता हूं कि नहीं देख सकता? देख सकता हूं। बाहर एक डीएनए का टुकड़ा है, बाहर एक डीएनए का टुकड़ा है, और वो डीएनए का टुकड़ा बाहर से बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया और बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ जाके जुड़ गया। तो इस तरीके से उसका जीनोटाइप चेंज होगा या नहीं होगा? आने वाले जो नए बैक्टीरिया होंगे इस पुराने बैक्टीरिया से, उनमें वो नया कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, है ना। तो कुछ तो नयापन आया, तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरिया कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? कह सकता हूं। तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेन ए फॉरेन डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। Entry of a foreign DNA into the bacterial cell, integration of a foreign DNA with the host bacterial cell,
can represent transformation and it can be considered as sexual reproduction of bacteria. Clear? इसके बाद आता है ट्रांसडक्शन। अगर एक फॉरेन डीएनए को आपने किसी वेक्टर की मदद से, किसी कैरियर की मदद से, किसी वाहक की मदद से, किसी प्लाज्मिड की मदद से होस्ट सेल के अंदर पहुंचाया तो आप इसे बोलोगे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, TRANS, ट्रांस, DUCTI, इंडक्शन, ट्रांसडक्शन। ठीक है। तीसरा होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरियल सेल अपने आप को एक दूसरे से फ्यूज कर लेंगे, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेंगे। दिस इज कॉन्जुगेशन। तो इस एक्सचेंज की वजह से आप रिप्रोडक्शन की उम्मीद जता सकते हो कि नहीं जता सकते, है ना। कॉन्जुगेशन में गैमीट के तो नहीं, लेकिन डीएनए एक्सचेंज हो गए। तो डीएनए एक्सचेंज हो जाने की वजह से एक नया जीनोटाइप फॉर्म होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये रिप्रोडक्शन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ऑल थ्री रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। किस में वेक्टर की आवश्यकता है? ट्रांसडक्शन में। किस में वेक्टर की आवश्यकता नहीं है? ट्रांसफॉर्मेशन में और कॉन्जुगेशन में। आया कि नहीं आया? आ गया। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है। अब बैक्टीरिया के आप जो है फायदे देख लो, है ना। दूध से दही बनाना है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लेकर आ जाओ, स्पोर्स के फॉर्म में आता है, दूध में डाल दो, दही बना लो, और अपनी खुद की डेयरी भी खोल सकते हो आप। ठीक है, ऐसा है ना। जैसे हम दूध से दही बनाने के लिए 10 रुपए का मीठा दही लेके आ जाते हैं डेयरी से, है ना, जो घर के पास होती है, फिर उसको दूध में डाल देते हैं तो वो भी दही बन जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना। तो ये जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, अमूल हो गया, सांची हो गया, है ना, ये ऐसा नहीं करती कि वो फलानी दुकान से लेके आ गए, फिर उनके पास बहुत सारे ऐसे दही के कटोरे हैं, उसमें दूध भर दिया उन्होंने, फिर थोड़ा एक एक चम्मच डाल दिया सब में, फिर सुबह तक दही बन गया, पैक करके बेच दिया। ऐसा नहीं होता है। बहुत हाइजेनिक कंडीशन से सब कुछ होता है ना। है ना। जो प्लास्टिक आता है ना, वो भी बड़ा साफ सफाई से तैयार होकर आता है। अपन को लगता है कि हर कुछ बेच रहे हैं, हर कुछ नहीं बेच रहे हैं। जो दूध मार्केट में आ रहा है उसकी टेस्टिंग होती है पूरी, कई सारे क्राइटेरिया से वो गुजरता है, तब वो आपके पास आता है ना। ऐसा जो दूध आप पीते हो सांची का या किसी और ब्रांड का, अमूल का, है ना, या और कौन सी आती है, सौरभ और अनीक, है ना, ये सब दूध ब्रांड है ना। तो ये जो अलग अलग ब्रांड हैं, ये इनका पूरा एक हाइजेनिक कंडीशन होती है बहुत अच्छी, उसमें हाथ वाथ ज़्यादा नहीं लगाते, मशीन पूरा काम करती है, मशीनों से सब पैक होता है। सोयाबीन से बनता है जहाँ तक मैंने सुना है। उसको जो है पैस्चराइज करते हैं, एक प्रोसेस होता है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन का मतलब है जो दूध ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदा गया है, किसानों से खरीदा गया है, वो इनके पास पहुँचता है। पहले उसकी जाँच होती है कि उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, उसके बाद दूध को अंदर देते हैं, क्योंकि इसी दूध से उनको छाछ भी बनाना है, उसी दूध से उनको पनीर भी बनाना है, उसी दूध से उनको मिठाई भी बनाना है, उसी दूध को सिंपली बेचना भी, घी भी निकालना है। तो दूध में पहले ही अगर पानी मिला होगा तो वो क्या मिलाएंगे? इसलिए जो है सोच समझ के पहले दूध खरीदते हैं, टैंकर भर भर के आते हैं, और कई बार दूध में बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। बेकिंग सोडा होता है ये NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, एसिड का अपोज करता है। दूध में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड, और बेकिंग सोडा एंटा एसिड, तो एसिड को एंटा एसिड जो है न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से दूध दही बनने से बच जाता है और दूध सही सलामत रहता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में। क्योंकि गर्मी के मौसम में दूध फटता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, रूम टेम्परेचर 25-30 डिग्री का तापमान मिल जाता है, 35 डिग्री का तापमान मिल जाता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो ना हो जाए, इसलिए जो किसान है, जो समझदार व्यक्ति है, वो पहले बेकिंग सोडा डाल देगा, उसके ऊपर एक बोरा लपेट देगा और उस पर क्या कर देगा, ठंडा पानी डाल देगा। ठीक है, तो उससे उसका दूध खराब नहीं होगा, फिर आपको आके बेच देगा। समझ में आई बात? ऐसा बेकिंग सोडा आता भी सस्ता है। ठीक, जो अपन बेकिंग सोडा को बेकिंग सोडा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो बेकिंग प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट बनाने का काम आ रहा है। आपने पकोड़े में बेकिंग सोडा डाल दिया तो पकोड़े फूले हुए बनते हैं, है ना, क्रिस्पी बनते हैं।
क्यों बनते हैं क्रिस्पी? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का ये जो गैस है, ये गैस वाला पार्ट बेक करते समय रिलीज होता है, तो वो अंदर से ऐसा बाहर निकलता है तो छेद करते हुए जाता है अंदर, तो वो चीज़ थोड़ी सी पोरस बनती है। हाँ, थोड़ी सी नरम हो जाती है, लेकिन वो नरम होने से पहले क्रिस्पी रहती है। हर कोई चाहता है कि उसके पकोड़े क्रिस्पी बने, है ना, लेकिन अपन हर कुछ बना देते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? तो दूध से दही बनाना है, बैक्टीरिया चाहिए। एंटीबायोटिक, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई और पैथोजन हो, या कोई और एंटीजन हो, ठीक है, वो जो है मदद कर सकता है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कराने में। ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कराने में। तो आपसे किसी ने पूछ लिया कि बैक्टीरिया के फायदे बता दो, तो आप ये बता दोगे, एंटीबायोटिक बता दोगे? एंटीबायोटिक वो हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं। तो क्या एक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप एंटीबायोटिक बना सकते हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकाई नाम के बैक्टीरियम पर काम कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहले से उस पर पेनिसिलियम नाम का फंजाई ग्रो कर रहा था पेट्री डिश पर, और उस जगह पर ये स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया। वहाँ से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी एज एन एंटीबायोटिक, है ना। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ फंजाई, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच कैन गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रीबायोटिक, अच्छा, सही कहा आपने। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया 20 मिनट में 1 से 2 हो जाते हैं। 1 से 2 होने के लिए उनको 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 20 मिनट के अंदर जब बैक्टीरिया 1 से 2 होगा, तो उसके अंदर आपने जो उसके खुद के डीएनए के साथ एक बाहरी डीएनए इनकॉर्पोरेट किया, वो भी तो 20 मिनट में 1 से 2 हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंसुलिन बनाना है, इंसुलिन एक हार्मोन है, वो आपको तैयार करना है। तो इंसुलिन बनाने वाला जीन आपने कहीं से ले लिया और उसे होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ अपने इंसुलिन बनाने वाला जीन जोड़ दिया। तो जब ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगा, तो वो जीन भी डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, करेगा। और उन 2 नए बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन का जीन आएगा कि नहीं आएगा? वो जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो आपको 2 इंसुलिन हार्मोन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हमें बैक्टीरिया ने हेल्प करी। समझ में आ गई बात? महंगा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करी। ठीक, और डीकम्पोजर तो पता ही है आपको, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करना इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन, और इस डीकम्पोजिशन को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं डीकम्पोजर। ठीक है, तो डीकम्पोजर कोई भी वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको डीकम्पोजर बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरी कथा समझ में आ गई होगी।